गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यूएस को डब्ल्यूएचओ से जो है वो विड्रॉ कर लिया है। तो ये सेकंड टाइम जो है ट्रंप ने ऐसा किया है। पहले वो अपने जब फर्स्ट टर्म पर थे तब भी उन्होंने जो है वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया था यूएस को। लेकिन उसके बाद जब जो बाइडेन आए थे उन्होंने तो जो है वो उस डिसीजन को रिवर्स करके डब्ल्यूएचओ को दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में डिबेट दोबारा से शुरू हो रही है कि क्या यूएस जो है वो ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में अपना रोल निभाना चाहता है या फिर उसकी कमिटमेंट क्या है मल्टीलैटरलिज्म को लेकर। ठीक है। तो हुआ क्या कि ट्रंप ने डब्ल्यू एच ओ की जो है डिलेड रिस्पांस को जो कोविड का था उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यू एच ओ जो है वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है कुछ मेंबर स्टेट से, जैसे कि चाइना से। और यूएस जबकि हाईएस्ट असेस्ड मेंबरशिप पे करता है यूएस जो है डब्ल्यूएचओ को, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि चाइना का जो है लो कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद भी जो है वो अ, जो इन्फ्लुएंस है डब्ल्यूएचओ पर ज़्यादा है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इससे जो है इमीडिएटली जितना भी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स डब्ल्यूएचओ को होना था वो उसी टाइम रुक गया। यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं वो उसी टाइम अब रिकॉल कर लिए जा रहे हैं। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है ताकि डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस को जो है वो रिप्लेस किया जा सके। तो पैंडेमिक ट्रीटी जो है, जो कि अभी नेगोशिएट हो रही थी डब्ल्यूएचओ के जो है वो साथ मिलकर, उसको भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा यूएस द्वारा। ठीक है। तो यूएस लगभग 20% जो है डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कंट्रीब्यूट करता है। डब्ल्यूएचओ के कई हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं और उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है। इवन इंडिया में भी इम्यूनाइजेशन और डिसीज़ सर्वेलेंस एफर्ट्स जो है वो डब्ल्यूएचओ ही जो है उसमें हेल्प करता है। तो जब ये डब्ल्यूएचओ और यूएस के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब कोलैबोरेशन बंद कर देंगे, उससे जो है यूएस के पास जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आती थी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ की, वो आनी बंद हो जाएगी। और डब्ल्यू एच ओ जो है वो यूएस से कई तरह के इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन सैंपल्स लेता था, उसके बेसिस पर ही इफेक्टिव वैक्सीन्स बनाता था। लेकिन अब जो है ये वैक्सीन्स बनाने में डिफ़िकल्टी होगी। और यूएस जो है वो अपना एक लीडरशिप रोल भी पीछे छोड़ रहा है और एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है ताकि कंट्रीज़ जैसे कि चाइना जो है वो उसको फिल कर सकें। ठीक है। तो यूएस का जो विड्रॉल है एक ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा चाइना और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के साथ, डब्ल्यू एच ओ का इंक्लूडिंग इंडिया। चाइना ने तो ऑलरेडी ही $30 मिलियन का प्लेज देने को कहा है डब्ल्यू एच ओ को। ठीक है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए भी कि वो भी जो है स्टेप अप करे अपना एफर्ट्स और डब्ल्यू एच ओ को हेल्प करे ताकि जो है जो यूएस के जाने से जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें इंडिया भी अपना जो है वो एक शेयर बना ले। ठीक है। तो डब्ल्यू एच ओ जो है वो कई तरह का क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है कि वो हेल्थ क्राइसिस में जो है उनका रिस्पांस बहुत स्लो रहता है और फंडिंग कट्स जो है उससे जो डब्ल्यू एच ओ के इश्यूज़ हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है रादर दैन विड्रॉल। और उसकी वजह से जो है हम डब्ल्यू एच ओ से ज़्यादा अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक के जो अपॉइंटेड जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो डिफरेंसेस जो आ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी में वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। इंडिया ने इस डिसीजन को वेलकम किया है और कहा है कि जितनी भी टेक्निकल डिस्प्यूट्स हैं वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के ही जो है वो जो है डोमेन में आते हैं और जो या फिर जुरिस्डिक्शन में आते हैं और उसी के ही बेसिस पर इस पर डिसीजन होना चाहिए। तो डब्ल्यू एच ओ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो है आई एम सॉरी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो ये ट्रीटी कहती है कि 3 टियर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा। कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट्स आते हैं इंडस रिवर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सबसे पहला होता है परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं कोई भी प्लान प्रोजेक्ट होता है तो उसको फिर जो है परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो मैनेज और ओवरसी करता है। अगर ये परमानेंट इंडस कमीशन फेल कर देता है दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करने में, तब जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर जाता है जिसको हम न्यूट्रल एक्सपर्ट कहते हैं। अब ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है मीडिएट करने के लिए। और ये जो है
टेक्निकल असेसमेंट और रिकमेंडेशंस के बेसिस पर जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर ये भी फेल हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर को लेकर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में, तब जो है तीसरा लेवल आता है जिसको हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसमें जो है जो चेयरपर्सन होते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, वो वर्ल्ड बैंक ही अपॉइंट करता है, और फिर ये फाइनल बॉडी होती है डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने की। ठीक है, तो थ्री टीयर्ड एक मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि इंडस वाटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है डिस्प्यूट का? किशन गंगा और रतले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है उसको लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया जो है वो कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के जो रेजोल्यूशन है वही सही है। सेकंड जो सेकंड स्टेज होती है उसी पर जो है वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का कहना है उसको इंडिया जो है वो कह रहा है कि सेकंड स्टेज पर डिस्प्यूट पहुंचा और उसको ही एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इस पर जो इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठाते हुए जो है यूनिलैटरली डायरेक्टली जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का फ़ैसला लिया, जबकि न्यूट्रल एक्सपर्ट का तब तक कोई फ़ैसला नहीं आया था। तो इंडिया ने जो है वो कहा कि नहीं, पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के जो है वो मैटर जाएगा जो कि सेकंड स्टेज होती है। और वर्ल्ड बैंक ने भी न्यूट्रल एक्सपर्ट और जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों का ही ऑप्शन दे दिया 2022 में, लेकिन इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। कहा कि ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और ट्रीटी प्रोविजंस कहते हैं पहले सेकंड प्रोविजन को आप एग्जॉस्ट करो। ठीक है, इंडिया ने मीनवाइल पाकिस्तान को कहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहता है, मॉडिफिकेशन करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। ठीक है, जबकि इंडिया 4 लेटर लिख चुका है। जो वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उन्होंने इंडिया के फेवर में स्टैंस दिया है। इंडिया ने इस डिसीजन को वेलकम भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये भी कहना है कि रूलिंग जो है वो इंडिया की कंसिस्टेंट पोजीशन को दिखाती है और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बाकी के जो है मेरिट्स उनको भी इवेल्युएट करेंगे और एक फाइनल डिसीजन आगे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट 120 सेकंड्स के लिए पहली बार। तो स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? एक अपग्रेडेड वर्जन होता है ये रैमजेट का, और ये इतनी थ्रस्ट जनरेट करता है जिससे कि सुपरसोनिक एयर फ्लो और कंबस्शन हो सके। हाइपरसोनिक स्पीड पर ये मूव करता है और बेस्ट जो है ये परफॉर्म करता है हाई स्पीड्स पर जो कि 5 मैक से ज़्यादा है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि लगभग मैक 5 मतलब 1 मैक जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है, उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड पर ये ट्रैवल करते हैं, और ये जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनको बाईपास कर जाते हैं स्पीड की वजह से। तो कई कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं वो स्क्रैमजेट इंजन पर बेस्ड होते हैं जो कि एयर ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं, और ये कंबस्शन को सस्टेन कर लेते हैं सुपरसोनिक स्पीड पे भी बिना किसी मूविंग पार्ट्स के। ठीक है, तो सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट जो है वो क्रूशल माइलस्टोन बन रहा है इंडिया के लिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना सकेंगे इससे, और फास्टर सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो हम इससे बना पाएंगे, और सैटेलाइट्स को बहुत ही तेज़ी से जो है ऑर्बिट्स में लो कॉस्ट में हम प्लेस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी वेनम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 58,000 स्नेक बाइट के केसेस जो हैं वो इंडिया में आते हैं हर साल, और उसकी वजह से जो है इंडिया स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। तो एंटी वेनम क्या होते हैं? एंटी वेनम जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं जो स्नेक बाइट्स को ट्रीट करने में काम आती हैं। ये स्पेसिफिकली क्या करती हैं, जो वेनम के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके ऊपर बाइंड हो जाती हैं और उनको इनफेक्टिव कर देती हैं। तो स्नेक वेनम जो है वन ऑफ द मोस्ट लीदल वेपन है इंडिया का, जो सॉरी नेचर का, और एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स होता है ये। तो इसमें हेमोटॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं, तो मतलब ब्लड फ्लो होता रहता है। न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो वो नर्व्स सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं और पैरालाइज कर देते हैं बॉडी को। साइटोटॉक्सिन्स होते हैं जो वो टिश्यूज़ को जो बाइट साइट होती है वहीं पर ही डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये फेटल हो सकता है। तो फ्रेंच फिजिशियन थे 1890s में, उन्होंने सबसे पहला एंटी वेनम बनाया था हॉर्स का यूज़ करते हुए। तो अभी तक यही सेम प्रोसीजर चलता है। तो वेनमस जो स्नेक्स होते हैं उनको पकड़ के वाइल्ड में से उनका वेनम निकाला जाता है, और उससे जो है वो हॉर्सेस को जो है वो इम्यूनाइज़ किया जाता है ज़्यादा ज़्यादा धीरे धीरे डोजेस बढ़ा के वेनम की। और फिर होता क्या है कि जो हॉर्स होते हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उस वेनम से फाइट करने के लिए, और
फिर जो हॉर्सेस जो हैं उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उन एंटीबॉडीज़ को हम जो है वो यूज़ करके जो वेनम होता है उसके टॉक्सिन्स को हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है हॉर्स के ब्लड से निकाल के उसको प्योरीफाई की जाती है और फिर उसको एंटी वेनम की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है एंटी वेनम्स का, और टाइमली मेडिकल केयर अगर मिल जाए तो ऑफ कोर्स जान बचाई जा सकती है। लेकिन फिर भी इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ रहते हैं, कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स भी हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, उसकी वजह से जो है लोगों को सही टाइम पर वेनम जो है वो नहीं मिल एंटी वेनम नहीं मिल पाता है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जो कि इंडिया की ग्लोबल कंपेटिवनेस बढ़ाएगी, इंडिया के डायमंड इंडस्ट्री की। तो डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है ताकि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जा सके नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स का, जो कि 25 सेंट से कम के साइज़ के हैं। ठीक है। उनको फिर एक्सपोर्ट किया जाने के लिए। तो इस अप्रैल से ये स्कीम स्टार्ट होगी, और इसमें होगा क्या कि आपको लगभग 10% वैल्यू एडिशन मिनिमम करनी ही पड़ेगी, तभी आपको जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया जाएगा नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स का। तो ये जो है कई कंट्रीज़ में नेचुरल डायमंड की जो माइनिंग होती है उसको उनके जो है मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसी को बनाया गया है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है एमएसएमईज़ को भी, ताकि वो जो है लार्ज इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ मिलकर एक जो पूरी जो डायमंड इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो स्टेट रन माइनर है एनएमडीसी, वो लगभग 6500 कैरेट्स ऑफ डायमंड जो है एक्सट्रैक्ट करने वाला है $3.4 मिलियन के इस साल। और एक डायमंड माइन है पन्ना टाइगर रिजर्व के पास मध्य प्रदेश में। तो एनएमडीसी क्या है, 1958 में गवर्नमेंट की इसको पब्लिक एंटरप्राइज बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है ये। इसको कंपनी को कैटेगराइज किया गया है एज नवरत्न कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 2008 में। और ये कई तरह के मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में जो है एंगेज रहती है। इंडिया जो है सिंगल लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, और इसको जो है इंडिया जो है में जो इंडिया को वन ऑफ द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर भी माना जाता है वर्ल्ड में। तो एनएमडीसी जो है ऑपरेट करती है डायमंड माइन, जो कि पन्ना में है, लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एनएमडीसी का वो तेलंगाना में हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रलय मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रलय मिसाइल जो है वो शोकेस किया जाएगा रिपब्लिक डे परेड में। तो प्रलय मिसाइल एक इंडिजिनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा, और इसको डिप्लॉय किया जा रहा है एलएसी और एलओसी पर। ठीक है। इसकी 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज है। कन्वेंशनल वॉरहेड्स को भी लेके जा सकता है ये मिसाइल जो है वो 6.1 मैक की स्पीड ये अचीव कर सकता है, और ये एंगेज कर सकता है टारगेट्स जैसे कि रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स और एयर स्ट्रिप्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए हैं सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट रिमेन्स, जो है हिस्टोरिक रत्नागिरी साइट जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है वहाँ से। ये रत्नागिरी साइट 100 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से, और ये जो बिरूपा और ब्राह्मणी रिवर्स हैं उनके बीच में लोकेटेड है, और डायमंड ट्रायंगल जो उड़ीसा का है उसका ही ये पार्ट है। तो रत्नागिरी जो है उसको हम 5th और 13th सेंचुरी से ट्रेस कर सकते हैं, और ये सेंटर था एक महायान और तंत्रयान बुद्धिज़्म का। इवन जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क और ट्रैवलर थे ह्यून सैंग, वो भी एक टाइम पर यहाँ पर आए थे। ठीक है। तो अगर हम देखें बुद्धिज़्म उड़ीसा में कैसे फैला, जो मौर्यन एम्परर थे अशोका, उन्होंने जब कलिंग, जो कि अभी मॉडर्न डे उड़ीसा है, उसको इन्वेड किया था 261 बीसी में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो है वो फैलाया बुद्धिज़्म को, और उड़ीसा जो है वो वहाँ पर कई तरह के मैरीटाइम और ट्रेड लिंक्स थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो इसलिए जो है बुद्धिज़्म आगे और फैलता गया। ठीक है। और अभी भी वहाँ पर बाली यात्रा जो है उड़ीसा में कंडक्ट की जाती है। तो बेसिकली जिसको हम वोयाज टू बाली कहते हैं, बाली आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is US withdrawal from WHO. This topic is important for your international relations.
So on his first day in office, President Donald Trump has signed an executive order to withdraw the U.S. from the World Health Organization. So this is the second time Trump is preparing to exit this global health body after expressing his dissatisfaction with how WHO managed the COVID pandemic. Trump had initially announced the withdrawal during his first term in 2020, but then it was reversed after Joe Biden got elected in 2021. So this new executive order has revived the debate and calling it into question the role of US in global health diplomacy and its commitment to multilateralism. So Trump has already criticized WHO's delayed response to the pandemic. He has also accused WHO being overly influenced by certain countries like China. So he says that US contributes the highest assessed membership dues, but still this burden is unfair as compared to how China is significantly making lower contribution. So, because of this decision, there has been immediate cessation of all financial transfers to WHO from US side. So, the US has also recalled US government employees who were working with WHO. So, there will be discontinuation of negotiations on the WHO's pandemic treaty as well. Okay, so now the US will identify credible domestic and international partners to replace WHO's functions as well. We all know that US contributes about 20% of WHO's funding, and WHO uses that funding to aid various global health programs, including the ones that we see in India, like the immunization and disease surveillance efforts. So with this withdrawal would also cut off the collaboration between WHO and US institutions like the CDC, which who are instrumental in global health surveillance and response. So US would immediately lose access to critical information on emerging infectious diseases, and exiting the WHO could also impact access to influenza strain samples, which are essential for producing effective vaccines. By withdrawing, the US would also relinquish its leadership role, creating a vacuum likely to be filled by countries like China. So, this US withdrawal will pave the way for greater involvement from China and the global South countries, including India. China has already pledged $30 million in additional funding to WHO, and experts have also suggested that this is an opportunity for India and other emerging economies to step up. WHO also faces significant internal criticisms, including slow responses to health crisis. But this is not the way to engage with WHO. Instead of um, uh, exiting WHO, it should have been Trump should have engaged in constructive manner so as to drive a meaningful reform within this organization. Okay. So the next topic is Indus Water Treaty. This topic is important for international relations. So Michael Lino, who's the World Bank appointed neutral expert, has declared that he's competent to decide differences on the hydroelectric projects under the Indus Water Treaty. So India has welcomed this decision, and it has India has emphasized that all seven technical disputes fall within the neutral experts jurisdiction as well. So, what is the dispute resolution mechanism under the Indus Water Treaty? As per this treaty, there is a three-tiered dispute resolution process which addresses disagreements regarding projects on Indus rivers. First is the permanent Indus Commission, in which both parties must inform each other about any planned projects. Then this permanent Indus Commission will manage and oversee the treaty's objectives. If this commission fails to resolve the agreements or disagreements per se, then this issue will be escalated to the next step, which is the neutral expert who is appointed by the World Bank to mediate on the issue. And this expert tries to resolve the dispute through technical assessments and recommendations. Even if this level gets failed, then the final step is the court of arbitration, the chair of which is appointed by the World Bank, of course, and court of arbitration is the final body to adjudicate the disputes. Okay, so what has happened is that the dispute between India and Pakistan centers on the Kishan Ganga and Ratle hydroelectric projects. um, India has advocated resolution through a neutral expert, saying that as the PIC has failed, now the logical second uh, step is the neutral expert. But Pakistan raised objections to the projects, and in 2016, Pakistan unilaterally withdrew the request and sought adjudication of the Court of Arbitration, which is the final step. India requested that the matter be referred to the neutral expert, which is the second step as of now, and uh, Pakistan's move to
Court of Arbitration also led the World Bank to facilitate both the neutral expert in favor of India and the Court of Arbitration, that is the Pakistan's demands in 2022. India refused to participate in the Court of Arbitration, calling it illegally constituted and contrary to the treaty provisions. And India has already, by the way, uh, issued formal notices to Pakistan for reviewing and modifying the Indus Water Treaty. World Bank appointed neutral expert has recently said that he's in favor of India's stance, which India has welcomed now. A Ministry of External Affairs has also stated that ruling upholds India's consistent position that the neutral expert is the appropriate authority. The neutral expert is now going to proceed to in evaluating the merits and each of the seven differences, which will then culminate in a final decision. Okay. So the next topic is scramjet engine. This topic is important for your science and tech section. So recently, the DRDO has successfully carried out a cutting-edge active-cooled scramjet combustor ground test for 120 seconds for the first time. So scramjet engine is an upgraded version of the ramjet, and it generates thrust through supersonic airflow and combustion. So scramjet engine moves at hypersonic speed, and it performs best at high speeds greater than at 5 Mach. So hypersonic missiles are a class of advanced weaponry which travel at speeds which are greater than 5 Mach, that is the 5 times the speed of sound. So these advanced weapons have the potential to bypass existing air defense systems as well. So apart from India, Russia, China, and USA are already actively pursuing hypersonic technology. But the key to hypersonic vehicles is scramjets, which are the air breathing engines who are capable of sustaining combustion at supersonic speeds without using any moving parts. So the successful ground test of scramjet is a crucial milestone in developing next generation hypersonic missiles, faster civilian air transportation, and even putting satellites into orbit at a lower cost. Okay. So the next topic is anti-venom. This topic is important for your social issues and also your environment section. So with almost 58,000 snake bites cases, India has become the snake bite capital of the world this year. So anti-venom are important for it. So antivenoms are basically the life-saving medicines which are used to treat snake bites. They work by binding themselves to the venom toxins and make them ineffective. So snake venom is one of the nature's most lethal weapon, and it's a complex cocktail of toxic proteins which contains hemotoxins which destroy the blood cells and disrupt clotting. Then there are neurotoxins which block the nerve signals and paralyze the body. Then we have the cytotoxins as well, which dissolve the tissues at the bite site. So in 1890s, a French physician developed the first antivenom using horses, and till date this practice continues. Okay, so to produce antivenom, what is done is that healthy and mature venomous snakes are captured from the wild, and then the venom is extracted from them. Then this venom is used to immunize horses, and with increasing doses of venom, of course, over many weeks, so that their immune system can start producing antibodies. Horses develop a robust immune response. They produce those antibodies which can neutralize venom toxins, and these antibodies are basically the antivenoms. So these antibodies are then extracted from the horse blood, and then they are purified and formulated into antivenoms. Okay, India is the world's largest producer and consumer of antivenoms in the world, and but we fail to use it because there is a problem with respect to timely medical care, which is a major challenge. We have also challenges with respect to improper administration of the antivenom, logistical issues, superstitious beliefs, and cultural practices. So, high cost of manufacturing antivenom is also an important factor in limiting the accessibility of the economically disadvantaged population. Okay. So the next topic is diamond impressed authorization. This topic is important for your economy section. So Commerce Ministry has recently introduced the diamond impressed authorization scheme, which will enhance global competitiveness of India's diamond industry. So this scheme has been introduced by Department of Commerce, which will allow duty-free import of natural cut and polished diamonds of less than 25 cents for export purposes. So this scheme will be applicable from 1st of April 2025. But this scheme has a mandate that you can have to export these products
with value addition of at least 10%. So this scheme has been made in response to the beneficiation policies which are being undertaken in the number of natural diamond mining countries like Botswana, Namibia, Angola, etc. Okay, so this scheme will create a level playing field for the MSMEs so as to enable small exporters to compete effectively with the larger industry players. Okay. So the next topic is National Mineral Development Corporation. This topic is important for your economy section. So India's state-run miner NMDC is expected to extract 6,500 carats of diamonds worth about $3.4 million this fiscal year from ores in a mine near Panna Tiger Reserve in Madhya Pradesh. So NMDC was incorporated in 1958 and it is a fully owned public enterprise of Government of India. Functions under the administrative control of Ministry of Steel. This company was categorized as Navratna Public Sector Enterprise in 2008. It is engaged in the exploration of a range of minerals including iron ore, copper, rock, phosphate, limestone, etc. It is India's single largest iron ore producer, uh, uh, and it is also one of the lowest cost producers or low cost producers of iron ore in the world. Also, it also operates the only mechanized diamond mine in India, which is the Panna, which is near Panna, Madhya Pradesh. The registered office of NMDC is in Hyderabad, that is in Telangana. Okay. So the next topic is Pralay missile. This topic is important for your security section. So indigenously developed Pralay missile will be showcased during the Republic Day parade for the first time in this week. So Pralay missile is indigenously developed short-range quasi-ballistic surface-to-surface missile which has been developed by DRDO. It has been developed for deployment along the LAC and LOC both. So this missile has a range of about 150 to 500 kilometers. It is capable of carrying conventional warheads. This missile reaches terminal speeds of 6.1 Mach and it can engage targets such as radar installations, command centers, and airstrips as well. Okay. So the next topic is Ratnagiri Buddhist site. This topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India has discovered significant Buddhist remains during renewed excavations at the historic Ratnagiri site in Jajpur district. So Ratnagiri site is located 100 km northeast of Bhubaneswar, Odisha. This site stands on a hill between Birupa and Brahmani rivers. It is part of the famous Diamond Triangle of Odisha. So experts have dated Ratnagiri to the 5th and 13th century. So it was a center of Mahayana and Tantrayan. And some studies also suggest that the renowned Chinese Buddhist monk and traveler Hyun Sang visited here also. Okay. So Buddhism in Odisha can be attributed to modern Emperor Ashoka, who invaded Kalinga, the modern day Odisha, in 261 BC, but later embraced Buddhism. And because Odisha enjoyed maritime and trade links with Southeast Asian nations, so Buddhism expanded there also. Okay, this state, Odisha, still holds annual Bali Yatra festival, which literally means voyage to Bali, which is a 7-day festival to commemorate the 2000-year-old maritime and cultural links between Kalinga and Bali. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.